नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है सेट्स के अगले अध्याय में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपके सिर्फ सेट्स चैप्टर का पार्ट नहीं है, बल्कि आगे आने वाले हर एक चैप्टर के लिए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, या फिर आपकी पूरी लाइफ की जर्नी के लिए, जहां पे आपकी जो वैज्ञानिक जर्नी होगी, साइंटिफिक जर्नी और गणित की जर्नी जो होगी, उस जर्नी में आपको एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करने में ये आपकी मदद करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रूफ, क्योंकि हमें हर चीज को, जो भी हम कोई खोज करते हैं, उसको साबित करना होता है। और वो साबित हमें दुनिया के लिए नहीं करना है, वो साबित हमें अपने लिए करना होता है और दुनिया के लिए भी करना होता है कि जो हमने खोजा है या जो हमने समझा है इसके बारे में, वो कितना सही है और कितना गलत है। उसका 100% सही होना जरूरी है, अन्यथा वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसलिए प्रूफ को समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रूफ हमारे पास जो हमें चाहिए होते हैं वो दो तरह के फॉर्मेट में आते हैं। जैसे कि यदि आप खोज करता हो, दो सेट ऑफ पीपल बनेंगे यहां पर। यदि आप खोज करता हो या फिर आपको उस चीज को यूज करना है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले प्रूफ के अंडर में। जैसे कि दो सेट ऑफ पीपल बनते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ए जो होगा ये उन लोगों का होगा जो डिस्कवरर होंगे, जो डिस्कवर कर रहे हैं। इनके लिए भी प्रूफ की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनको साबित करना है कि इन्होंने जो खोजा है वो 100% सही है। लेकिन दूसरा सेट ऑफ पीपल आ जाता है जो उस प्रूफ को यूज करते हैं, और जो उस डिस्कवरी को यूज करते हैं, सॉरी, प्रूफ को नहीं, डिस्कवरी को यूज करते हैं। लेकिन यूज करने से पहले भी इनको एक प्रूफ चाहिए कि क्या हम इसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों केस जो होते हैं हमारी लाइफ में हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस की जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं हम उसको एज ए डिस्कवरर देख रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम जब कमाना स्टार्ट कर देते हैं तो हम एक इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं जो कि हमारे डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम उस इंश्योरेंस को यूज करने वाले हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो हम वहां पर लाइफ इंश्योरेंस क्रिएटर नहीं है ना ही, या फिर डिस्कवरर क्रिएटर, एक ही बात मान लो, हम उसके यूजर हैं। और यूजर को भी एक प्रूफ चाहिए कि ये होता है, तो आप यहां पे वैलिडेट करते हो अदर पीपल से, जो कि अगेन एक यूजर ही है, डिस्कवरर नहीं है। जैसे कि मैंने अपने रिश्तेदारों से पूछ लिया या अपने दोस्तों से पूछ लिया कि क्या ये इंश्योरेंस पॉलिसी में सच में मुझे कोई बेनिफिट है या नहीं है, तो वहां से मुझे एक सबूत मिला कि हाँ ये यूजफुल है, या लोगों ने उसकी रेटिंग अच्छी नहीं दे रखी है, तो मुझे उसकी वैल्यू, वो उतना वैल्यूएबल नहीं मिला, तो उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेरस डिस्कवरर जब कोई चीज प्रूव करता है तो उसके लिए ये कंडीशन नहीं होती कि यूज करना है या नहीं करना है। वो डिस्कवरी को एक्सेप्ट या अनएक्सेप्टेबल बनाने के लिए प्रूफ का इस्तेमाल करता है कि यदि मैंने इसको प्रूव कर दिया तो इसको एक्सेप्ट करेगी पूरी दुनिया, यदि नहीं किया तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये है आपके दो सेट ऑफ पीपल जिसको प्रूफ की जरूरत होती है। अब प्रूफ यहां पर किस तरह से वर्क करता है और हम उसे कैसे साबित कर सकते हैं, इसके कई तरीके होते हैं, और वो क्यों होते हैं ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि आपको यहां पर सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लर्नर बनने के लिए आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। अमूमन हमें इन चीजों को छोटी क्लासों में ही सीख लेना चाहिए, बट हम रट्टाफिकेशन की दौड़ में और स्कूल सिस्टम और कोचिंग सिस्टम में हम लोग इन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। इस वजह से हम जितने साइंटिफिक क्या कहते हैं आकांक्षाएं हमारी बचपन में होती है ना, कि हम ये बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, उतनी ही हमारी वो इच्छाएं कम हो जाती हैं बड़े होते होते। क्यों? क्योंकि हम गलत दिशा में भटक जाते हैं, हम बस एक रैट रेस में दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रूफ को समझते हैं। प्रूफ को समझने के लिए हमें यहां पर समझना होगा कि प्रूफ की जर्नी कहां से शुरू होती है। प्रूफ आपकी एक जर्नी का अंत होता है और एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। लेकिन उस जर्नी के अंत तक पहुंचने के लिए आपकी शुरुआत होगी एक क्यूरियोसिटी के साथ कि ऐसा क्यों होता है। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं सर आइजैक न्यूटन का। इनको समझना था कि बल क्या होता है, यानी कि फोर्स क्या होता है। तो इनकी जर्नी की शुरुआत हुई एक सवाल के साथ कि फोर्स क्या होता है, यानी कि बल क्या होता है, और इसका गणितज्ञ समीकरण क्या होगा, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा। ये इनके मन में एक सवाल था। इस सवाल को के अंत तक पहुंचने के लिए जो राइट वे ऑफ एजुकेशन है उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। वो ऑब्जर्व करते थे और मेंटली उसका एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। तो उनके मन में कुछ सवाल थे जो जिसकी वजह से ये जर्नी शुरू हुई, और उन सवालों तक पहुंचने के लिए जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उन ऑब्जर्वेशन से कुछ सवाल उनके मन में आए, छोटे सवाल। उन छोटे सवालों के जवाब उन्होंने खोजने स्टार्ट किए, और इसी से उन्होंने क्या कहते हैं अपने इस अंत तक पहुंचे जिसमें निकल कर आया कि फोर्स का समीकरण होता है फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब यहां तक वो पहुंचे। अब देखते हैं इसको कैसे उन्होंने किया। तो सोचो, उन्होंने सोचो नहीं सोचो, हाँ सोचो ही, आपको भी सोचना ही है। उन्होंने सोचा कि फोर्स किस पर डिपेंड करता होगा। इसके लिए उन्होंने अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, और इस ऑब्जर्वेशन के तहत उन्होंने एक सवाल उनके मन में आया
कि यार फोर्स लगाते वक्त क्या चीज हमें नजर आ रही है। तो उन्होंने देखा कि यदि ऐसा हो कि दो चीजें, दो वस्तुएं या फिर दो बच्चे हैं, मान लो आपस में दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, दोनों की रफ्तार यानी कि वेलोसिटी जो है, यहां पे जर्नी कैसे स्टार्ट हो रही है, अब ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चन के बाद ऑब्जर्वेशन किया कि दोनों बच्चे अगर एक ही रफ्तार से दौड़ रहे हैं और बस जस्ट एक दूसरे को टच करने वाले हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं, बट ये एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे होंगे। अब आप खुद सोचो, क्या रियलिटी में अगर दो लोग एक ही रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो क्या वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि पीछे वाला बच्चा जिस दिशा में दौड़ रहे हैं ये अपनी रफ्तार को बढ़ा ले तो ये बच्चा इसको टच करना स्टार्ट करेगा, और जब इसको टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी में, पीछे वाले बच्चे की वेलोसिटी में एक रुकावट आएगी और आगे वाले बच्चे की वेलोसिटी में एक बढ़त आएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा है तो ये थोड़ा कम होगा और पीछे आगे वाले में थोड़ी कम वेलोसिटी है तो वो ज्यादा होगी। और एक टाइम जब इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी तब इनके बीच में वापस से फोर्स लगना बंद हो जाएगा। लॉजिकल पॉइंट है ये। जब ये पीछे वाला बच्चा तेज दौड़ रहा है और आगे वाला बच्चा धीरे दौड़ रहा है तो इसकी रफ्तार तेज है, ठीक है, अब जैसे ये, क्योंकि तेज है तो ये से टच करेगा, लेकिन अब होगा क्या कि पीछे वाले बच्चे की रफ्तार कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और आगे वाले की रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब इन दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी, ठीक है, तब इन दोनों के बीच में वापस से फोर्स लगना बंद हो जाएगा, यानी कि दोनों की रफ्तार अब चेंज नहीं होगी। तो यहां पर सोचने वाली बात थी कि फोर्स उस दौरान इन पर एक्ट हो रहा था जिस दौरान इनकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा था समय के अनुसार। ध्यान से समझना, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, याद करने वाली चीज नहीं है, और आप इसको फील कर सकते हो कि फोर्स तब लगा जब वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा था। और इसी चीज को वो थोड़ा और डीप सोचने लगे। इसमें डीप बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि मुश्किल हो गई है, उन्होंने इसको समय के पैरामीटर पे भी रखकर सोचना स्टार्ट किया कि यदि वेलोसिटी में आया हुआ चेंज कम समय में लगता और ज्यादा समय में लगता, क्योंकि देखो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसके साथ एक पैरामीटर है जो हमेशा गुजरता रहता है, वो है समय, ठीक है। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड आगे वाले की, ठीक है, जब अलग अलग वेलोसिटी थी। अब ये दोनों ने जब दौड़ना स्टार्ट किया तो इन दोनों की वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकंड हो गई, इसमें से 2.5 कम हो गया, इसमें 2.5 बढ़ गया, ठीक है, ये इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब यहां पर बात ये आती है कि 7.5 मीटर पर सेकंड यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड इसको जो कम हुआ, इसका जो कम हुआ और इसका जो 2.5 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि वक्त लगा 3 सेकंड का, 3 सेकंड का वक्त लगा। अब न्यूटन ने सोचा कि यही चीज यदि 1 सेकंड में हुई होती तो, यही चीज अगर 10 सेकंड में हुई होती तो सेम प्रक्रिया कम समय में भी हो सकती है, ज्यादा समय में भी हो सकती है। तो उन्होंने इसी चीज पर थॉट एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, इसी सेम चीज पर थॉट एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। तो इन चीजों को यदि आप भी ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर आपको समझ आएगा। इस चीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दिमाग के अंदर मेंटली एक इमेजिनरी दो बच्चे बनाओगे कि यदि बच्चे आपस में अगर रफ्तार जो है, ठीक है, बहुत तेजी से, अगर तेजी से चेंज हो रहा है तो यानी कि वो उनके अंदर इनर्शिया कितना फील कर रहे होंगे, वो यानी कि उनको फोर्स ज्यादा महसूस हो रही होगी, बल जो है वो ज्यादा महसूस हो रहा होगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको धीमे धीमे पुश करूंगा, ठीक है, मान लेते हैं मैं आपको धीमे धीमे पुश करता हूं, ठीक है, तो आपकी रफ्तार धीमे धीमे बढ़ेगी। लेकिन अगर ज्यादा बल से पुश करूंगा तो रफ्तार ज्यादा जल्दी बढ़ेगी, मतलब कम समय में ज्यादा रफ्तार आप गेन कर लोगे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था। अभी फोर्स का फॉर्मूला किसी को नहीं पता है क्योंकि न्यूटन सर तो खोज रहे हैं अभी से। तो उनको इस चीज से एक समझ आया कि वो चेंज इन वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम पर भी डिपेंड करता है। चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है फोर्स और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है, ये यदि डेल्टा का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो यदि ये चीज, ठीक है, अगर टाइम जो कि डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल इस रेशियो की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और इस चीज को हम लोग मोशन के अंदर क्या बोलते हैं, जो हम अपनी 10वीं क्लास तक पढ़ चुके हैं, एक्सीलरेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन से उनको एक चीज समझ आ गई कि फोर्स डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एक्सीलरेशन, फोर्स डिपेंड अपॉन एक्सीलरेशन, ठीक है। देखो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन हम भी कर सकते हैं और वही ऑब्जर्वेशन सर आइजैक न्यूटन ने करी और वो आइजैक न्यूटन से सर आइजैक न्यूटन बन गए, ठीक है। चीजें मुश्किल होती ही नहीं है, मुश्किल सिर्फ और सिर्फ हमारा परसेप्शन उसे बनाता है जो कि हमारे समाज ने हमारे दिमाग में गढ़ दिया है। अब न्यूटन सर ने कहा कि फोर्स एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, फिर और किन चीजों पर फोर्स डिपेंड कर सकता है, तो इसके लिए उन्होंने आगे सोचना स्टार्ट किया कि यदि दो ऑब्जेक्ट आमने सामने आ रहे हैं, यदि दो ऑब्जेक्ट आमने सामने आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, इसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर और इसकी रफ्तार विपरीत दिशा में है, ठीक है, जिसकी रफ्तार है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दो अलग अलग रफ्तार हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, यहां कहीं ये टकराएंगे, ठीक है।
तो डैमेज किसको ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बल की यहां पे बात हो रही है, क्योंकि बल से डैमेज भी आता है, फोर्स की वजह से डैमेज भी होता है। तो उन्होंने इस प्रक्रिया को इमेजिन करना स्टार्ट किया। तो यहां पर देखने को मिला कि यार अगर ये दोनों बॉडीज आपस में टकराती हैं तो डैमेज, अब अचानक से हमारे मन में कई लोग ऐसे सोचेंगे कि इसको डैमेज होगा, कई लोग सोचेंगे इसको डैमेज होगा। तो ये हमारी सोच है, लेकिन वास्तविकता में हमें प्रूफ चाहिए और हमें एज अ स्टूडेंट भी अपनी सोच को चैलेंज करते रहना होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम बस जो सोच रहे हैं उसी को सही मान के आगे बढ़ते रहे। नहीं, हमें सही चीज सोचनी है, उसके लिए हमें अपनी हर सोच को चैलेंज करना होगा कि भैया साबित करो जो आपने सोचा है वो सत्य है या असत्य है। और उन्हीं चीजों को आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जो हमने सोचा वो सत्य है असत्य, इसको कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक बार सोचा कि 100 किलोमीटर पर आवर वाले को डैमेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सोच को एक चैलेंज दिया, उन्होंने कहा साबित करो, प्रूव करो कि 100 किलोमीटर पर आवर वाले को ज्यादा चोट लगेगी। तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला एक ह्यूमन बीइंग है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला, मान के चलो कोई एक बड़ी चीज ले लेते हैं, जैसे कि उस जमाने में तो ट्रेन वगैरह नहीं होती थी, बट हम ले लेते हैं एलिफेंट। एलिफेंट है, ठीक है। अब अगर एक इंसान हाथी से टकराएगा, उसकी रफ्तार ज्यादा है तो इंसान को चोट ज्यादा लगेगी, यानी इंसान को ही डैमेज ज्यादा होगा। तो यहां पर देखो एक प्रूफ मिल रहा है कि उन्होंने जो सोचा वो सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इमेजिनरी, देखो हाथी स्पीड से तो दौड़ता नहीं है, बट स्टिल एक बार को उन्होंने अपने इस प्रूफ को चैलेंज किया कि यार एलिफेंट को अगर ए से रिप्लेस कर दे और ह्यूमन को बी से रिप्लेस कर दे तो उस केस में तो अगेन ह्यूमन को ही डैमेज होगा, और ह्यूमन इस समय कम रफ्तार से चल रहा है। इट मींस कि यहां पर जो प्रूफ मिला, जो उन्होंने सोचा, वो प्रूफ 100% सही नहीं था। तो इन्होंने इस चीज पर आगे सोचना स्टार्ट किया। प्रूफ जब सही होता है तो वो वेरिफिकेशन देता है, लेकिन अगर आपको किसी भी एक थॉट का गलत प्रूफ मिलता है तो वो यहां पे निराश होने के लिए नहीं, बल्कि राइट प्रूफ तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी देता है। डब्ल्यू गलत लगा दिया, राइट प्रूफ तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहां पर न्यूटन सर ने यहां पर निराश नहीं हुए, बल्कि राइट प्रूफ तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लिया और सोचना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया। ठीक है, और वो सोचना क्या था कि यार 100 हो या 2 हो, आदमी अगर 100 की स्पीड से जा रहा था तो भी आदमी को डैमेज हुआ, और आदमी जब 2 की स्पीड से जा रहा था तो भी आदमी को डैमेज हुआ। तो यहां पर कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जिस पर फोर्स डिपेंड कर रहा है, और वो क्या चीज है? वो सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये बात वो खोज चुके हैं। ठीक है, तो अगली कौन सी चीज है जिस पर यहां पर फोर्स डिपेंड कर रहा है? तो सोचने वाली बात है, अगर एक ट्रेन हाई स्पीड पर आ रही है और एक आदमी, हम अपने जमाने के एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी लो स्पीड पर आ रहा है, ये दोनों टकराएंगे। ठीक है, ये दोनों टकराते हैं तो डैमेज किसको होगा? आदमी को। अगर ट्रेन स्लो स्पीड से आ रही है और आदमी फास्ट आ रहा है तो भी डैमेज किसको होगा? आदमी को होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आदमी का मास कम है, ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू आदमी। तो जो फोर्स ये एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं, इसमें एक ही ऐसी चीज है जहां वेलोसिटी के पैरामीटर के अंदर बदलाव होने से फोर्स में बदलाव होता है। यदि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो इंपैक्ट ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो इंपैक्ट कम होगा। बट एक कंपैरेटिव इंपैक्ट देखा जाए तो इस केस में इंसान को डैमेज, जहां 100 न्यूटन का डैमेज हो रहा था, वहां वेलोसिटी ट्रेन की कम करने से 98 न्यूटन का हो रहा है। तो वेलोसिटी में तो एक बड़ा गैप कर दिया हमने ट्रेन की, 100 से 2 पे ले आए, बट डैमेज में जो गैप आया वो बहुत मार्जिनल आया। तो कोई एक अलग पैरामीटर भी होगा, और इन दोनों में अलग चीज क्या नजर आ रही है हमें? इन दोनों का मास। तो यहां से इस थॉट को एक जवाब मिला कि इन दोनों में मास का डिफरेंस है। और यहां पर एक और चीज उन्होंने खोजी कि फोर्स एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है और फोर्स मास पे डिपेंड करता है। और यहां से उनके पास एक चीज निकल कर आई, उन्होंने अदर पैरामीटर पे भी सोचा, ऑब्जर्व किया कि और किसी चीज पर तो ये डिपेंड करता नहीं है ना, कि और भी कोई चीज हो जिन पैरामीटर पे डिपेंड करता हो। तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और फाइनली उनके पास वो समीकरण आ गए जहां पर वो कह सकते हैं कि फोर्स डिपेंड करता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है वो 2 केस में आती है, या तो प्लस में होगा या मल्टीप्लीकेशन में होगा। ठीक है, जैसा कि हम अपनी वर्क वाली वीडियो में देख चुके हैं, मतलब एक वीडियो लेक्चर में हमने मैथ वाले सेक्शन में ही देखा था कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों चीज लेंगे। तो हम एक बार और ले लेते हैं, मास प्लस एक्सीलरेशन, मास माइनस एक्सीलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन, मास डिवाइड बाई एक्सीलरेशन। क्योंकि आपको यह पता है कि इसके प्रोपोर्शनल है, तो क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, ऑब्वियसली माइनस और डिवीजन ये तो हट जाता है, क्योंकि माइनस एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, जो कि ऑब्जर्वेशन के विपरीत है। तो इसका मतलब ये समीकरण यहां पर गलत है। सिमिलरली डिवीजन में एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, तो ये समीकरण भी यहां पर गलत हो जाता है। लेकिन अब आता है प्लस और मल्टीप्लाई, मास बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन के साथ काम कर रहा है।
मास बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, समीकरण जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ ये भी वर्क कर रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सा सही है, क्योंकि कुदरत में तो एक ही समीकरण मौजूद होगा। तो इस पॉइंट पे उन्होंने सोचा कि लेट्स ऑब्जर्व अगेन। तो जब ये ऑब्जर्वेशन किया तो उनको नजर आया कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, जो अभी हमने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर सोचे तो, ठीक है, उसके बेसिस पर सोचे तो, और यहीं से हमारे पहले सिंबल का मीनिंग भी निकल कर आता है, इंप्लाइज। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है इंप्लाइज, जो हम सेट थ्योरी में यूज करते हैं। अब यहां पर यदि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इंप्लाई करता है कि वहां पर एक्सीलरेशन जीरो है। यदि बॉडी रेस्ट में है तो भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये इंप्लाई करता है कि एक्सीलरेशन जीरो है। तो यहां पर इस वर्ड की जगह हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं सेट थ्योरी के अंदर, तो इंप्लाइज आ गया। ठीक है, तो यहां पर एक चीज तो समझ आ गई कि यदि वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो एक्सीलरेशन वहां पर जीरो होगा, और एक्सीलरेशन अगर बॉडी में नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन ये भी कहती है कि यहां पर फोर्स आपका जीरो होगा। ध्यान से समझना, फोर्स आपका जीरो होगा। मेरे पास मास है लेकिन मैं रेस्ट में हूं, वास्तविकता को देखते हैं, मेरे ऊपर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण को हटा दें तो इस डायरेक्शन में देखें अगर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन जीरो है। बट अगर इस समीकरण को देखें तो यहां पर आंसर जीरो नहीं आएगा, एम के बराबर आएगा। तो क्या मेरे ऊपर एम वैल्यू के बराबर फोर्स लग रहा है? जवाब है नहीं। तो एक बार भी कोई चीज आपका सॉल्व नहीं होता है तो यहां पर चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, इस प्रूफ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और फाइनली ये समीकरण यहां पर गलत हो जाता है। और फिर आते हैं इस समीकरण पे, यदि एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यदि मास जीरो कर दें, मेरा मास ही गायब कर दो, जैसे लाइट का कोई मास नहीं होता है, ठीक है, तो वो फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो फोर्स नहीं लगाएगा। लाइट भी फोर्स लगाता है, ऐसा आपने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा, वो एक अलग फिनोमिना है, उस चीज पे हम फ्यूचर में केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन यदि अगर किसी का मास जीरो होगा तो वो फोर्स नहीं लगाएगा, और यहां पर मास जीरो तो फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, और ये समीकरण ऑब्जर्वेशन के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है, एंड हेंस ही हैज अ प्रूफ। इन्होंने प्रूव कर दिया कि फोर्स का जो समीकरण है वो मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है, क्योंकि इसका सबूत है हमारे पास। तो फाइनली अब हम इसको, ये पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर सकती है। सो न्यूटन सर बने इसके डिस्कवरर, अब हम इसके बनेंगे यूजर, अदर पॉपुलेशन बनेगी यूजर। यदि हमें इसको यूज करना है तो हमें न्यूटन सर की तरह, हमने ये ऑब्जर्वेशन नहीं करी, बट यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हो या गणितज्ञ बनना चाहते हो तो आप इसी प्रक्रिया को समझो। ठीक है, हाँ, हमें अगर कहीं बस यूज करना है, जैसे कि मान लो मैं एक वर्कर हूं जिसको बस ये जानना है कि भाई कितना एक्सीलरेशन दें कि ये बॉडी टूटे ना, या कितना मास दें। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर आपको कहूं कि एक शाफ्ट ले लेते हैं, एक शाफ्ट ले लेते हैं जो कि एक कनेक्टिंग शाफ्ट है जो दो पार्ट को ज्वाइन कर रही है, दो व्हील्स को ज्वाइन कर रही है, से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये व्हील और ये व्हील जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके अंदर एक ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसा। ठीक है, यदि ये शाफ्ट आयरन की होगी, यदि ये शाफ्ट आयरन की होगी तो ज्यादा लोड झेल लेगी, लेकिन यदि इस शाफ्ट की जगह हम गन्ना लगा दें, गन्ने की डंडी को एज अ शाफ्ट यूज कर लें, ठीक है, शुगर केन को यूज कर ले, तो आपको भी पता है ये बड़ी जल्दी टूट जाएगा। तो यहां पर कितना फोर्स लगाना है और कितना हमें टॉर्क देना है या एक्सीलरेशन देना है कि वो टूटे ना, शुगर केन के लिए उसकी वैल्यू कम होगी, जो कि इस समीकरण का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं, और आयरन के वो वैल्यू कम होगी जिसके लिए इस समीकरण का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो हम बने सीधा सीधा यूजर, ना कि उसके क्रिएटर। तो हम अमूमन जो गलती करते हैं अपने विज्ञान के पढ़ाई के दौरान, हम यूजर की तरह पढ़ते हैं, हम प्रूफ को बस एक डिराइव कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। बल्कि साइंस, अगर हमें सच में इंडिया को विश्व गुरु बनाना है और इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है तो हमें इनोवेशन करना होगा, और इनोवेशन करने के लिए हमें यूजर वाले सेट में एग्जिस्ट नहीं करना होगा, हमें एग्जिस्ट करना होगा उस सेट में जहां पर आप एक डिस्कवरर हो, इनोवेटर हो, इंजीनियर हो, ट्रू इंजीनियर, डिग्री लेके मशीन चलाने वाले डिप्लोमा होल्डर नहीं, बल्कि एक ट्रू इंजीनियर जो ऐसी मशीनें क्रिएट करे जो इस दुनिया में आज तक नहीं बनी है, और फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिसको पूरी दुनिया भोगेगी, जिसकी वजह से इतनी इनकम जनरेट होगी उस नेशन के अंदर और उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि अब उस देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी और कंट्री इवॉल्व करेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये बात आपको समझनी कि आपको जो पढ़ाई करनी है, अब आपको चॉइस लेनी होगी अपने ह्यूमन ब्रेन के अंदर, राइट न्यूरोजेनेसिस करके न्यूरोप्लास्टिसिटी तक आपको अपने आप को ऐसे पहुंचाना है कि आप किस सेट में एग्जिस्ट करते हो, इसका चॉइस लेके आपको उस सेट के हिसाब से आगे बढ़ना है। फॉलोअरशिप में हमेशा यूजर वाले सेट में आप अपने आप को देखते रहोगे, और ऑब्जर्वर वाले सेट में ऑब्जर्वर पर्सन बन जाते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो उसके बाद आप अपने आप को एक डिस्कवरर सेट में देखते हुए पाओगे। जैसे ही आप ट्रेनिंग दोगे अपने आप को, वैसे ही इंसान आप फ्यूचर में बनोगे। ये 100% सही प्रूफ है और इसको आप भी मानते हो। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि प्रूफ
क्या है और हमें इन चीजों को कैसे प्रूव करना है। अब ये जो प्रूफ है ना, इसमें हमने एक वर्ड देखा इंप्लाइज, ठीक है, हमने एक वर्ड देखा इंप्लाइज कि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंप्लाई करता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। तो यहां पर एक और वर्ड आता है टू वे इंप्लीकेशन, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को प्रूव करने जाते हैं तो हमारी एक धारणा बनी हुई है कि यार ये तो बड़े बड़े फॉर्मूलों को सॉल्व करने जैसा होता है। नहीं, इट इज जस्ट अ कॉमन लैंग्वेज। आप जितनी साधारण भाषा में कुदरत से बात करोगे उतनी आसानी से चीजों को समझोगे, ठीक है। बस यहां पर हम लोग सिंबल्स का यूज करके चीजों को डिफिकल्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सिंबल्स याद करना जरूरी नहीं है, वो अपने आप जब मुझे उसकी नीड पड़ेगी ना, अपने आप ये सिंबल्स मेरा वक्त बचाने का काम करेंगे। हम इनको याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहीं पे हमारी प्रॉब्लम आती है कि इसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं। ये विज्ञान है, गणित है, जीके नहीं है। इसको जनरल नॉलेज की तरह रटना नहीं है, हमें इन चीजों को समझना है। जब मैं वैज्ञानिक जगत में अच्छे से उतर जाऊंगा, मेरा पूरा वक्त खोज में गुजर रहा होगा, तो मेरे को खुद नीड नजर आएगी इन सिंबल्स की, तो मैं इनको यूज करने लगूंगा अपने वक्त को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी राइटिंग को छोटा करने के लिए। इसलिए इन चीजों का यूज किया जाता है, ना कि रट्टा मारने के लिए, ठीक है। तो ये जो सिंबल है जो कि ये कहता है, जिसे हम सेट थ्योरी में कहते हैं इंप्लाइज, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंप्लाई करता है एक्सीलरेशन को, ठीक है। लेकिन अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो क्या वो इंप्लाई नहीं कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को, ठीक है। तो यानी कि अगर ये इसको इंप्लाई करता है कि ये हो रहा है तो मतलब एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। इसको बोलते हैं टू वे इंप्लीकेशन। अगर ये वन साइडेड है तो इंप्लाइज, ये इसको इंप्लाई करता है, बट ये होने का मतलब ये नहीं है कि ये इसको इंप्लाई करे, ठीक है। जैसे कि हम इसमें बात करें एक रिलेशन, अगले चैप्टर में हम लोग इसको बोलने वाले हैं। एक रिलेशन फंक्शन हो सकता है, ठीक है, मतलब सॉरी, एक फंक्शन रिलेशन होता है, बट जरूरी नहीं कि हर रिलेशन फंक्शन होता है। तो यहां पे वन वे इंप्लीकेशन है, टू वे इंप्लीकेशन नहीं है। जैसे कि हम एक साधारण एग्जांपल लें कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, इट्स रेनिंग आउटसाइड इंप्लाइज टेक अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। तो यानी कि यदि आप अम्ब्रेला लेकर, बारिश हो रही है इसलिए आप अम्ब्रेला लेकर जाओ, ठीक है, तो ये इसको इंप्लाई कर रहा है। लेकिन यदि आप अम्ब्रेला लेकर बाहर जा रहे हो तो क्या इसका मतलब बारिश है? हो सकता है, लेकिन हर बार आप अम्ब्रेला सिर्फ बारिश के लिए ही नहीं लेके जाते हो। जब बहुत तेज धूप होती है तब भी आप छाता लेकर जाते हो। तो यानी कि यहां पर टू वे इंप्लीकेशन नहीं है। वेराज ऊपर वाले केस में टू वे इंप्लीकेशन है कि अगर वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो एक्सीलरेशन है, या और यानी कि और यदि एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, ठीक है। तो अब आप समझे इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। और यहां पर अगले सिंबल्स जो हैं जो आएंगे वो हम धीरे धीरे आपको अभी अपने एग्जांपल्स में समझाते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पर बात आती है प्रूफ की, ठीक है। हमने समझा कि भाई प्रूफ के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है, आपको उसको साबित करना होता है। लेकिन प्रूफ की एक जर्नी के दौरान ना हमें नई नई खोजें भी मिलती हैं। उन नई खोजों को हमें समझना है, और वो खोजें क्या है, जैसे कि अभी मैं एक चीज यहां लिखने वाला हूं जिसमें आपको बड़े ही ध्यान से देखना होगा, और इन चीजों को देखते वक्त आपको एक चीज समझनी होगी, ठीक है। वो क्या है वो तो अंत में बताऊंगा, लेकिन आप उसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और देखो कि यहां पर मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं -1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा -1 इज इक्वल टू -1। मैं एक खोजकर्ता की नजर से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। और मैं यहां पे लिखता हूं कि यार -1 इक्वल टू -1, तो मैं इसको लिख सकता हूं -1/1 इज इक्वल टू -1/1। मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली सही है। और मैं ये जानता हूं कि हमें ये सिखाया गया है कि a/-b को आप लिख सकते हो -a/b, ठीक है, ये एकदम सही है। तो मैं इसी चीज का इस्तेमाल यहां करता हूं कि -1/1 इज इक्वल टू 1/-1, ठीक है। अभी तक मैंने मैथमेटिक्स के जितने भी ज्ञान हमारे पास हैं जो वेल प्रूव्ड हैं उनको वायलेट नहीं किया है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं यहां पर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूं, तो यहां पर आएगा √-1/1 इज इक्वल टू √1/-1। और यहां पर अब मैं कहता हूं कि मैं इन चीजों को ऐसे लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज, मैं इसको लिख सकता हूं √-1/√1 इज इक्वल टू √1/√-1, क्योंकि हम ये भी करते हुए आए हैं अपनी छोटी क्लासेस में। तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर आता है कि हम इस चीज को तो डिस्कवर कर चुके हैं। √1 किसके बराबर होता है? i के बराबर होता है। i अपॉन और √1 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू √1 की वैल्यू होगी 1, और यहां पर √-1 जो हो जाएगा ये बन जाएगा i। और यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, जो कि हम बचपन से करते आए हैं, तो ये इंप्लाई करेगा i² इज इक्वल टू 1 को। और यहां पर अब मैं सोचूंगा कि यार मैंने एक नई खोज कर ली है, आई एम अ डिस्कवरर, बट प्रूफ ये कहता है
चैलेंज योर डिस्कवरी, सी इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्शन, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज को प्रूव किया है कि आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इस कॉन्ट्राडिक्शन के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये सही होगा, यदि ये सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, और यदि ये सही है तो ये सही कैसे हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहां पे, ठीक है। अब उस कॉन्ट्राडिक्शन को देखते हुए अब यहां पर निराश नहीं होना है, ठीक है। हेयर यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। नेचर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, यहां पर सही गलत नहीं है। यहां पर या तो आप कुछ खोजोगे या एक नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त करोगे, गलत कुछ नहीं होता है यहां पर, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी है। इसका प्रूफ, एक वेल वे ऑफ प्रूफ हमने खोजा था, जो कि हमने इमेजिनरी वर्ल्ड में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्रिएट किया था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। तो एक वेल नोन वे में इसको मैथमेटिकल सर्कमस्टांसेस के अंदर में रह के किसी भी पैरामीटर को गलत ना करते हुए हमने इसको प्रूफ किया था। इट मींस ये तो सही है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, तो ये सही कैसे नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने कोई गलती नहीं करी है। तो अपॉर्चुनिटी कहती है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको आप जानते हो पर शायद सही नहीं जानते हो, ठीक है। तो यहां पर हम कहें ये सही है, 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 तो गलती कहां है। तो हमने यहां पर एक एक करके चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हमें यहां पर समझ आएगा कि ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। बट जब एक एक करके इन सबको ऑब्जर्व करेंगे, जो कि आप भी कर सकते हो, लेकिन जब हम इस पर आते हैं ना, तो यहां पर हमें एक एरर मिलता है। और वो एरर क्या है कि इसको हमने एक धारणा के हिसाब से, प्रूफ के हिसाब से नहीं, एक धारणा के हिसाब से सहूलियत अनुसार इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जहां पर जिसकी वजह से हमारे पास एक गलत डिसीजन निकल कर आया। और वो सहूलियत क्या थी कि अगर मेरे पास आता है √4/9, तो हमारी इसकी जो वैल्यू आती है वो 2/3 आती है। तो हम कहते हैं कि यार इट इज सेम एज √4 में √9, जो कि 2/3 है। तो आप समझो, ये एक धारणा थी कि भाई इसकी वैल्यू इसके बराबर है, क्योंकि 2/3 को अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/9 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है और ये भी सही है। बट ये इस पर्टिकुलर केस में वर्क कर रहा है, और किसी भी चीज को, किसी भी प्रोसेस को, जैसे कि अलग अलग रूट कर देना, इसको हम तभी एक्सेप्ट करते जब ये यूनिवर्सल हो, ये हर जगह काम करे। बट यदि मैं इसको ऐसे देखूं अंडर रूट ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई यहां पर आएगा x-2, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं √(x-1) डिवाइडेड बाई √(x-2), ठीक है। अब हम यहां पर बुद्धि का प्रयोग करेंगे, और बुद्धि ये कहती है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मैं ये कहूं कि x-1 शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। तो यहां पे हम कहेंगे कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी तो ये अंडर रूट यहां पे सॉल्वेबल है, ठीक है। फिर हमने अगली चीज देखी x-2, तो सेम चीज x-2 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं लाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है, लॉजिक के साथ हम सोच रहे हैं। तो यहां पर आएगा x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो अब इन दोनों को अगर हम देखें तो हमारी सेट थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x शुड बी ग्रेटर देन 2। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, इन दोनों सेट को अगर हम देखें तो इसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, इंटरसेक्शन वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज हैं उसका जो सेट बन रहा है, ठीक है, उसको अगर मैं कहूं तो ये 1 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, और ये वाला जो सेट है वो 2 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है। तो सेट ए और सेट बी, सेट ए की जो वैल्यूज है वो न्यूमरेटर को तो सेटिस्फाई कर देंगे बट डिनोमिनेटर को सेटिस्फाई नहीं करेगी। 1 से लेकर 2 तक की वैल्यू में डिनोमिनेटर नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन वैल्यू। तो इन दोनों सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं तो जवाब आएगा 2 से लेकर इंफिनिटी, यानी कि x बिलोंग करेगा, इस केस में x बिलोंग बिलोंग्स टू, तो ये हमारा अगला सिंबल आ गया, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर फंक्शन की, इस पर्टिकुलर रिलेशन की जो वैल्यूज आप इसमें इनपुट डाल सकते हो वो 2 से इंफिनिटी तक ही हो सकती है। लेकिन अब इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को देखते हैं। यदि हम इस चीज को देखें तो हमें यहां पर क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि भाई ये पूरा जो पार्ट है इसको सॉल्व करके उसका अंडर रूट करना है, इस पूरे x-1 डिवाइड बाई x-2 को सॉल्व करके उसका अंडर रूट करना है। अलग अलग लिया तो अलग अलग करना है, ठीक है। तो यहां पर यदि x-1 ग्रेटर देन 0 हो और x-2 भी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, इस केस में क्या हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ, लॉजिकली सोचो, आप सोच सकते हो, इसका मतलब हो कि दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए। और इसी लॉजिक के साथ सोचें तो ये भी तो एग्जिस्ट करेगा कि x-1 अगर लेस देन 0 हो और x-2 भी लेस देन 0 हो,
ठीक है। तो इस दोनों केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो वैल्यू भी अंडर रूट के अंदर आ सकती है। तो इसका मतलब यहां पर जो x की वैल्यूज हम इनपुट डाल सकते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, थिंक लॉजिकली, ठीक है। तो यहां पर लॉजिकली सोचें। तो अब अगर हम देखें कि यहां पर पहले वाले केस में जब दोनों पॉजिटिव होंगे, कौन सा केस नहीं हो सकता है, x-1 ग्रेटर देन 0, x-2 लेस देन 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता है, x-1 लेस देन 0 और x-2 ग्रेटर देन 0, इस केस में भी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो ये भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखें तो पहले वाले पार्ट से हम ये कह सकते हैं कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 इक्वल टू, ठीक है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है तो यहां पर इक्वल टू लगा दो, और x शुड बी ग्रेटर देन 2, तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आएगा x शुड बी ग्रेटर देन 2, ये वैल्यूज आ गई, यानी कि x बिलोंग करेगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। और इस केस में देखें तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड x शुड बी लेस देन 2, ठीक है, x शुड बी लेस देन 2। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1 जो है 2 से छोटा होता है, 1 से 2 की जो वैल्यू होंगी वो डिनोमिनेटर में तो वर्क करेगी बट न्यूमरेटर में वर्क नहीं करेगी, तो यहां पर जो इंटरसेक्शन आएगा इट विल बी लेस देन 1, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, और यहां पर भी ये समीकरण काम करेगा, यहां पर भी ये समीकरण काम कर, यहां पर ये जो वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज है, यहां पर भी काम करेंगे, यानी इन दोनों पर ये काम करेगा। इन वैल्यूज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे तो अंडर रूट कर सकते हो, इन वैल्यूज ये वैल्यूज अगर x की डालोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव आएंगे जो कि पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहां पर भी ये काम कर सकते हो। तो इसका मतलब कि यहां पर x बिलोंग करेगा इन दोनों के यूनियन के साथ, यानी कि इन दोनों सेट्स को आप यूज कर सकते हो। तो यदि ये सेट A है और ये सेट B है तो आप यहां कह सकते हो x बिलोंग्स टू सेट A यूनियन B, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, ठीक है। ये यहां से यहां तक बिलोंग करेगा। और इसी के साथ हमने यहां पर जो दो ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए हैं उनको मैं बता देता हूं, इनको हम लोग बोलते हैं, यदि आप कहते हो कि x आपका लेस देन 2 है, मान लेते हैं लेस देन 2 है, तो इसका मतलब यह है कि 2 को आपने इंक्लूड नहीं किया है लेकिन 2 के इधर की सारी वैल्यू आपने इंक्लूड कर रखी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, नंबर लाइन पे इस तरफ लेस देन वाली साइड तो माइनस इंफिनिटी होगी, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है तो आप ये स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे और माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। स्मॉल ब्रैकेट कहता है कि 2 नहीं, 2 के बाद की जितनी भी वैल्यू है, मतलब पहले की जितनी भी वैल्यू है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। वेयर अगर लिखा होता x लेस देन इक्वल टू 2 तो यहां पर 2 भी इंक्लूडेड है, उसके लिए आप इस बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे, इसी को हम इंटरवल्स बोलते हैं, ठीक है, माइनस इंफिनिटी। कितनी आसानी से ऑब्जर्वेशन के जरिए, चीजों को रटना भी नहीं पड़ रहा है, ऑब्जर्वेशन के जरिए हम चीजों को ढूंढ पा रहे हैं। तो अब इसी चीज को अगर हम देखें x इज ग्रेटर देन 3, तो हम यहां पे कहेंगे x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि x बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू 3 इंक्लूडेड नहीं है तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे 3 से लेकर इंफिनिटी, ठीक है। और अगर आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 इंक्लूडेड और इंफिनिटी, ठीक है। अगर किसी वैल्यू से किसी वैल्यू तक x इज लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इक्वल टू नहीं लगाते हैं, तो 3 पे तो छोटा ब्रैकेट आएगा कॉमा 4 पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, इस तरीके से। और देखो यही है आपका इंटरवल, बच्चों वाली चीज है, आसानी से आप खुद ही समझ जाओगे। तो यहां पर अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमने जो ये -1 वाली जो प्रक्रिया करी थी उसमें आई स्क्वायर की वैल्यू 1 आई थी, जिसमें कि हमें डाउटफुल पॉइंट यहां पर मिला, और ये चीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनी और हमने ये सीखा कि आप इन फंक्शंस को x-1 अपॉन में x-2 को आप यदि ऐसा लिख देते हो अंडर रूट x-1 अपॉन में अंडर रूट x-2 तो ये फॉल्स है, ये गलत है। वो चीज हमारी सुविधा अनुसार कहीं कहीं काम कर जाती थी, बट ये दोनों सेम है, इसका प्रूफ मिल गया, यानी कि हमें एक प्रूफ मिल गया एक और कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर और इस फंक्शन, या इन दोनों को रिलेशन भी बोल सकते हैं, इसके अंदर जो वैल्यूज काम कर रही हैं वो वैल्यूज मैंने यहीं कहीं लिखी थी, ये रहा, वो सिर्फ यहां से यहां तक काम करती है, लेकिन इनके अंदर जो वैल्यूज काम कर रही हैं वो देखो और ज्यादा वैल्यूज है। मतलब x का जो इनपुट है, अगर ये किसी परिस्थिति का रिलेशन होता, किसी भी परिस्थिति का रिलेशन होता तो उसमें इस वाले केस में तो 2 से इंफिनिटी तक की ही इनपुट दे सकते थे हम, लेकिन इस वाले केस में हम माइनस इंफिनिटी से 1 को भी इनपुट एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं। तो जब दोनों के इनपुट ही अलग अलग हैं तो क्या दोनों सेम हो सकते हैं? क्या दोनों समीकरण सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों समीकरण अलग अलग हैं। कुछ परिस्थितियों में देखो, यहां ये वाली चीज तो दोनों में कॉमन है,
इन दोनों परिस्थिति में यानी कि 2 से इंफिनिटी तक अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो यहां पर दोनों के जवाब सेम आएंगे, लेकिन अगर माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में डालूंगा तो दोनों के जवाब अलग अलग आएंगे। कैसे? मान लेते हैं हम यहां पर 1 डाल देते हैं, ठीक है, 1 नहीं डालते हैं, ये डालते हैं चलो 1 ही डाल लेते हैं, इजी एग्जांपल रहेगा। तो x की वैल्यू 1 ले ली, 1 - 1 डिवाइड बाई 1 - 2, ठीक है, का अंडर रूट। अब जैसे ही ये डाल दिया यहां पर 1 कैसे आएगा? यहां मैंने कुछ मिस्टेक करी है, ऐसे ही कुछ मिस्टेक करी होगी, अब तो मैंने रब कर दिया है, ठीक है, बट यहां पे 1 नहीं लेते, हम एक काम करते हैं, हम यहां पर 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई शायद वैल्यू लिखने में, ठीक है, हम 0 ले लेते हैं, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 - 2। अब इस केस में देखो जवाब क्या आ रहा है, -1 अपॉन में -2 का अंडर रूट, जो कि माइनस माइनस यहां पर कट गया, 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 से छोटी वैल्यू इंक्लूड होगी, तो यहां पर ये ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 1/2 जो कि सॉल्वेबल है, ठीक है। ये इसमें तो काम कर गया, लेकिन यहां पे अगर मैं डालूं तो 0 - 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई मैं यहां पे लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 0 - 2, तो यह आ गया अंडर रूट ऑफ -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ -2। क्या अब आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ये तो चलेगा इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर, तो ये इमेजिनरी वर्ल्ड में यहां पर ये सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये रियल फिगर्स के लिए वर्क कर रहा है और ये तो इमेजिनरी दुनिया में चला गया, तो ये दोनों सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो यहां से हमें एक ज्ञान मिला कि ये जो प्रक्रिया है ये सही नहीं है, इसको हम एज एन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रमाण नहीं है। सहूलियत अनुसार कहीं कहीं तो ये काम करेगा, बट कहीं कहीं ये काम नहीं करेगा, तो इसको एज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्रूफ खोजते वक्त आपको नए नए प्रूफ भी मिलते हैं जो कि आपके ज्ञान में विस्तार करते हैं और आपको चीजों में बढ़ोतरी करते हैं और आपको आगे लेकर जाते हैं। यह है प्रूफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। और इन्हीं के साथ आप इन चीजों को कहते हो कि आप यहां पर जैसे बिलोंग्स तो समझ आ गया आपको, फॉर ऑल। अब ये फॉर ऑल क्या है? फॉर ऑल, यहां पर ये जो वर्ड है फॉर ऑल, ये हो जाता है कि आप एक्स को सिंबलाइज करते हो, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, ठीक है, दिस फंक्शन विल बी सॉल्व्ड, ये कह लो, ऐसे कह लो, ठीक है। तो फॉर ऑल के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी एक वर्बल सिंबल है जहां पे आता है कि यार ये ट्रिपल डॉट अगर सीधे ट्रायंगल के बना रहे हैं तो जब भी हमें देयरफॉर बोलना है, देयरफॉर, ठीक है, तो हम इस 3 डॉट का इस्तेमाल कर लेंगे वक्त बचाने के लिए, और याद नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा ये। और यदि मुझे सिंस का इस्तेमाल करना है तो मैं इन 3 डॉट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, जो कि उल्टा ट्रायंगल होगा। तो ये मैथमेटिकल कम्युनिकेशन में ये सिंबल सिर्फ आपका मदद करते हैं बस वक्त को बचाने के लिए, और इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समय के साथ आप चीजों को खुद ब खुद सीखते जाओगे, ठीक है। तो यहां पर प्रूफ की ये इंपॉर्टेंस है। प्रूफ यहां पर आपको, ठीक है, प्रूफ यहां पर आपको 1 सेकेंड ठीक है, प्रूफ जो होता है आपको यहां पर नई नई चीजें खोजने में मदद करता है, ठीक है। अब एक चीज और दिखाता हूं, ठीक है, ये एक जर्नी है, देखो ये एक जर्नी है, इस जर्नी के दौरान एक बार रब कर लें, ठीक है, इस जर्नी के दौरान हमें चीजों को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, हमें चीजों को एक्सपीरियंस करना है, और चीजों को ऑब्जर्वेशन से लेकर प्रूफ तक की ही आपकी जर्नी होती है, और हर जर्नी के बाद आपको एक नया जवाब मिलता है, और उस जवाब के साथ एक नए सवाल की शुरुआत होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीज अपनी साइंस की जर्नी में हमेशा इस्तेमाल रखना है, ठीक है। जैसे कि अब एक जर्नी शुरू करते हैं जो कि आप कुछ टाइम बाद पढ़ोगे, एक नए सिंबल की, जो कि होता है फैक्टोरियल का सिंबल, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जैसे कि 5 फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और 1 तक लेकर जाओ। 5 से लेकर 1 तक जितने भी आपके नेचुरल नंबर आते हैं सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सिंपल। तो फैक्टोरियल आपको समझ आ गया ये क्या है। ये सिर्फ इस प्रक्रिया को छोटा करने के लिए फैक्टोरियल सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। तो अब एक चैलेंज था हमारे पास कि हमारे पास 6 फैक्टोरियल तो है, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल तो है विच इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल है 4 × 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल है 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल है 2 × 1, 1 फैक्टोरियल है 1, 1 ही आएगा ना, बस लास्ट में 1 बचा, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आया कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक है, ख्याल आया कि 0 फैक्टोरियल क्या होगा, और हमें इसको एक प्रूफ के साथ लाना होगा, ठीक है। तो हमने देखा यहां पर ऑब्जर्व, अब देखो एक सवाल खड़ा किया और उस सवाल का जवाब ऑब्जर्वेशन से शुरू होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया कि यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यदि हम इन दोनों को देखें 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को, तो यहां पर ये चीजें सेम है, सिर्फ एक 6 मल्टीप्लाई आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 6 × 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल।
ऑब्जर्वेशन से लिखा, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है, जो दिखा वो लिख दिया। तो 6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इस 5 फैक्टोरियल को डिवीजन में ले आए। सेम 5 और 4 के साथ कर सकते हो क्योंकि 5 का डिफरेंस है। 4 और 3 के साथ कर सकते हो, 3 और 2 के साथ कर सकते हो, 2 और 1 के साथ कर सकते हो। तो यहां पर अगर आप देखो कि इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को यदि मैं डिवाइड करूं, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 6 आएगा। 5 और 4 को मैं डिवाइड करूं तो जवाब क्या आएगा, मेरे पास 5 आएगा। 4 और 3 को डिवाइड करूं तो जवाब मेरे पास 4 आएगा। 3 और 2 को डिवाइड करूं तो जवाब 3 आएगा। 2 और 1 को डिवाइड करूं तो जवाब 2 आएगा। तो इस पैटर्न को अगर नेचर में मैं ऑब्जर्व करूं तो इस हिसाब से 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल को डिवाइड करूं तो जवाब क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस चीज को यदि हम देखें यहां पर कि यदि जवाब 1 आना चाहिए तो 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल टू 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 अपॉन 1 विच इज 0 फैक्टोरियल, इट मीन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 एंड हेंस वी डिस्कवर्ड दिस इज इक्वल टू 1। ये एक बेसिक से सवाल से भी हम वंचित रह जाते हैं पूरे 11वीं 12वीं में, लेकिन कितना आसान है ऑब्जर्वेशन के जरिए एक प्रूफ तक पहुंचना। प्रूफ की जो जर्नी है ये शुरू होती है क्वेश्चन के साथ जो आपकी क्यूरियोसिटी से उत्पन्न होता है, और ये जर्नी चलती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो आप एक जवाब तक पहुंचते हो और उस जवाब को चैलेंज करते हो। चैलेंज करने के बाद यदि उसमें कोई कमियां नजर नहीं आती हैं तो वो बन जाता है एक प्रूफ, और यदि उसमें कोई कमियां आती हैं तो वो बन जाती है एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपने अपनी नॉलेज अनुसार उसमें सब कुछ सही किया है, लेकिन शायद आपकी नॉलेज में किसी एक पार्ट में अधूरा ज्ञान होगा। जैसे कि अभी हमने अंडर रूट वाले केस में देखा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में -1, यहां पर हम इनको अलग अलग अंडर रूट नहीं कर सकते हैं। ये चीज जब आपने देखी तो बन गई ना वो अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपकी जो गलत ज्ञान थी वो सही हो गई, और जब वो सही हुई तो ये आपने नया ज्ञान प्राप्त किया। तो ये है आपकी एक सेल्फ लर्नर वाली जर्नी, जिसमें आप खुद एक महान वैज्ञानिकों की तरह चीजों को खोज सकते हो, समझ सकते हो। यही है आपके प्रूफ का यहां पर मीनिंग। प्रूफ आपके ऐसे होते हैं कि यदि ये सत्य है तो वो भी सत्य होगा, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। या फिर यदि ये साबित नहीं कर सकते तो वो साबित कर दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैं कहूं यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, जिसमें अगेन कुछ एलिमेंट होंगे, यहां पे सारे एलिमेंट है। मैं कहता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसे ले रहा हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यदि आप ये प्रूफ कर दो तो भी ठीक है, ठीक है। और यदि आप ये कहो कि ए, आप इसको प्रूफ करो, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन आप इसको प्रूव करना स्टार्ट करो कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यदि आप इसको प्रूव कर पाए तो ये प्रूफ खारिज हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसको प्रूव नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, ये प्रूव करने में आप असमर्थ हो गए, तो इसका क्या मतलब हुआ इनडायरेक्ट वे में। एक हो गया डायरेक्ट प्रूफ कि मैंने प्रूव कर दिया ए सबसेट है बी का, डायरेक्ट प्रूफ। बट इनडायरेक्ट प्रूफ, मैं ये साबित करने चला था कि ए बी का सबसेट नहीं है, पर ये बात मैं साबित नहीं कर पाया। और यदि ये बात मैं साबित नहीं कर पाया तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि ए बी का सबसेट है। मैंने हर एलिमेंट को देखा ए के अंदर, और बी में उसका जो प्रतिबिंब है उसको खोजने की कोशिश करी, और हर बार मुझे मिला। एक भी ऐसा एलिमेंट ए का नहीं मिला जो बी में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से मैं ये साबित करने में असमर्थ रहा कि ए बी का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब अपने आप ये साबित हो गया कि ए बी का सबसेट है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफिंग आप करते हो, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और यदि आप यूजर की तरह हो, ठीक है, यूजर की तरह हो, तो आप यूज करो, मतलब आपको फॉर्मूला डिस्कवर नहीं करना है, आपको बस साबित करना है कि ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मतलब सही है या नहीं है। तो उसके लिए भी गणित में खोजा गया है। अब मुझे नहीं पता, शायद ये चैप्टर आपका कटवा दिया है या क्या है, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम होता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रूफ कैसे करता था, ये प्रूफ यूजर्स के लिए था, जिनको फॉर्मूला यूज करना है, बस वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो nth टर्म ऑफ एपी होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो आप, जीरोथ टर्म देखते हो, जो कि हो जाएगा, जो जीरोथ टर्म होता है, या फिर फर्स्ट टर्म कह लो इसे, एपी में तो आप फर्स्ट टर्म से शुरू करते हो t1, जो कि a प्लस 1 माइनस 1 डी, जो कि बन जाएगा सिर्फ a, जो कि सही है, वेरीफाइड, ठीक है। फिर आप टी nth टर्म को देखोगे तो वो आएगा a प्लस n माइनस एन डी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, n प्लस 1th टर्म के लिए सेम चीज करोगे तो आ जाएगा a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 डी, जो कि आ जाएगा a प्लस n डी।
इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर दो टर्म्स को, यदि आप इन दोनों टर्म्स को माइनस करोगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है तीन चीजें निकालो और इनके जरिए प्रूव करो। तो अगर n+1 और nth टर्म को मैं माइनस करूं, अगर कोई भी एक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज है, दो टर्म्स को यदि आप माइनस करोगे तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, कॉमन डिफरेंस के। ये तो एपी का बेसिक लॉजिक है, ठीक है। तो tn+1 माइनस tn यहां पर आपको देगा a प्लस एन डी माइनस ए प्लस एन डी माइनस डी। तो यहां पर ये माइनस के साथ है तो a से a कट जाएगा, एन डी से एन डी कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, इज इक्वल टू डी आ गया। हेंस ये वेरीफाई हो गया फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला सही है। देखो यहां पर आपने फॉर्मूला डिस्कवरर की तरह काम नहीं किया प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, आपने बस इसको वेरीफाई किया, प्रूव किया, ये चेक करने के लिए कि क्या मैं इसको एपी में इस्तेमाल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो आपने यहां पे इसको डिस्कवर नहीं किया है, एज अ एंड यूजर आपने सोचा है कि इसका प्रूफ देख लूं क्या ये सही है या नहीं है। तो उस प्रक्रिया को यहां पे पूरा एक चैप्टर दिया गया था उसके लिए, पहले आपकी गणित की किताब में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी एक सेट थ्योरी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर प्रूफ्स को आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है। प्रूफ आपके इसीलिए होते हैं, आपको चीजों को साबित करना होगा, चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, उन कनेक्शंस को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे कि आपने ये चीज याद करी, ठीक है, कि ये होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि विजुअली नजर आ रहा है कि सही वो होंगे आपके इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां पर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आप यहां लिखोगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये प्रूव्ड है, हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो कि इस एंगल 1 एंगल 2, तो मैं लिखता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड है, ठीक है। तो यहां पर एंगल 3 को लेते हैं। अब देखो अब हम यहां पर एंगल 3 को देखें तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है, प्रूफ की जर्नी कैसी होती है, प्रूफ की जर्नी ऐसी होती है कि एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हैं और एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। और यहां पर हम बेसिक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें तो हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ठीक है, इनको अगर जोड़ें तो ये एंगल को अगर मैं 4 मान लेता हूं और ये एंगल को अगर मैं 5 मान लेता हूं, ठीक है, तो 4 और 5 भी इक्वल होंगे। खैर हमें तो ये प्रूव करना है। बेसिक ज्योमेट्री जो छोटी क्लास में होती थी, 1 + 4 आपका 180 होगा, 3 + 5 आपका 180 होगा। ऐसे ही थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके हम ये साबित कर देंगे कि 1 और 3 इक्वल होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दो प्रूफ आपके पास है। तो प्रूफ किस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 2 ये भी इक्वल है, ठीक है। जबकि यहां पे और यहां पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, दोनों की सेपरेट लाइंस हैं, बट क्योंकि 1 2 के बराबर है और 1 3 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे बोलते हैं चेन ऑफ इंप्लीकेशन। एक इंप्लाई करता है इसको और वो चीज किसी और को इंप्लाई करता है, इसका मतलब वो और वो एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। इसको सेट थ्योरी में ऐसे लिखा होता है, A1 इंप्लाइज A2 इंप्लाइज, दोनों साइड 2 वे इंप्लीकेशन है, A3, इट मींस A1 इंप्लाइज A3 एंड A3 इंप्लाइज A1। तो देखो इन चीजों को बस ऐसी भाषा में लिख के हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर सोचने जाएं तो ये एक साधारण भाषा ही है और कुछ नहीं है। आपको जो भी चीज सीखनी है, ठीक है, आपको इस तरह सीखनी है कि आपको किसी भी चीज को साबित करना है और उसकी जर्नी एज अ डिस्कवरर आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि भविष्य में आपको भी वही बनना है। जैसी ट्रेनिंग आप अपने आप को दोगे, वैसी ही परिस्थितियों में आप अपने आप को ढालोगे और वैसा ही आपका नेचर बनेगा भविष्य का। आपको यूजर वे में काम करना है या डिस्कवरर वे में काम करना है, ये आपका एक चॉइस है, किस सेट में आप अपने आप को डालने वाले हो। तो यहां पर चीजें वेस्ट में ऐसे नहीं पढ़ाई जाती हैं आपको, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। बिना उस रीजन को जाने कि आप उसे क्यों पढ़ रहे हो, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये सेट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपकी कैलकुलस, आपकी पूरी एंटायर फिजिक्स, इन सब में इन प्रूफ का इस्तेमाल होना है और ये आपकी जर्नी का एक अहम पार्ट है। आपको अगर किसी चीज को एक्सेप्ट करवाना है तो प्रूफ आपके लिए जरूरी है, और प्रूफ आपको दो चीजें देगा हमेशा, या तो वो आपको कोई चीज साबित करके आपको हाथ में पकड़ा देगा या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। दोनों ही केस में आपका भला होगा, आपका नुकसान यहां पर नहीं है, ठीक है। बस एंड यूजर की तरह, बस एक ऑपरेटर बन के काम मत करना, डिस्कवरर की तरह काम करना। चीजों को खोजने की शुरुआत खुद से करो, जैसे सर आइजैक न्यूटन ने करी थी, उसी तरीके से आप भी चीजों को खोज सकते हो और कितनी ही आसान होती है। अब देखो, जैसे कि हमने अभी ये खोज लिया, ठीक है, मैंने कहा था ना कि हर एक खोज का अंत जिस प्रूफ पर होता है ना, वो जर्नी का अंत नहीं होता है, वो एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। जैसे कि हमने कहा कि यार हमने 0 फैक्टोरियल को ढूंढ लिया, तो अब हमारे मन में आया यहां पे इस जर्नी का तो अंत हो गया कि हमें 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये मिल गया है। लेकिन अब हमारे दिमाग में ख्याल आया कि एक जर्नी की अंत, किसी भी एक जर्नी का अंत एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। तो मन में ख्याल आया -1 फैक्टोरियल
-2 फैक्टोरियल, -3 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? अब ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं आता है। वैसे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट इसको हम यूज करते हैं, और ये तो हम यूज भी नहीं करने वाले हैं पूरी 11th-12th में। बट एक जर्नी का अंत एक नई जर्नी की शुरुआत होती है, और इस जर्नी की शुरुआत के लिए क्या कोई चीज मुश्किल है? नहीं। आप जरा देखो, अभी हमने देखा कि 6 फैक्टोरियल को अगर 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो 6 आएगा, 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो 5 आएगा। इसी चीज को अगर मैं ऑब्जर्वेशन के नजरिए से देखूं तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि n+1 फैक्टोरियल को यदि मैं n फैक्टोरियल से डिवाइड करूं तो जवाब n+1 आएगा। या फिर n के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल को अगर n-1 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं तो जवाब n के बराबर आएगा। ठीक है, यही चीज है हमारे पास। तो इसी बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि अगर n फैक्टोरियल को मैं लेता हूं यहां पे 1 फैक्टोरियल और 1-1 यानी कि 0 फैक्टोरियल, तो जवाब 1 आना चाहिए, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई, डिस्कवर हो गया। अब क्योंकि ये सही है तो इस हिसाब से हम आगे की वैल्यूज भी खोज सकते हैं, हमारी आगे की जर्नी भी जा सकती है। n फैक्टोरियल को ले लेता हूं मैं 0 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 0-1 यानी कि -1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? n के बराबर, जो कि 0 है। तो इस हिसाब से 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले आएंगे, 1/0 इज इक्वल टू -1 फैक्टोरियल। तो -1 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई प्लस इन्फिनिटी। तो देखो इसकी वैल्यू आ गई प्लस इन्फिनिटी। अब -2 फैक्टोरियल ढूंढना है, तो यहां पे मैं लिखूंगा -1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई -1 यानी कि -2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर? ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा n के। तो n क्या है यहां पर? -1 है, तो -1 आ गया। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर आ जाता है -1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन में -2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा, इसको यहां ले जाते, इसको यहां ले जाते, इन्फिनिटी अपॉन में -1 इज इक्वल टू -2 फैक्टोरियल, तो ये बन गया माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जवाब आएगा माइनस इन्फिनिटी। इसी तरीके से आगे की वैल्यू होंगी सारी प्लस इन्फिनिटी, -4 की होगी माइनस इन्फिनिटी, -5 फैक्टोरियल की होगी प्लस इन्फिनिटी, फिर माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन। ठीक है, ये अभी सिर्फ एक खोज है, इसका साबित करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद जब बाइनोमियल हम पढ़ेंगे तो इस चीज का सबूत भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसका प्रूफ हम वहां देखेंगे। यहां पर अभी हमने डिस्कवर किया है, प्रूफ नहीं दिया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि यहां पे कोई चीज है, अभी प्रूफ आप लोगों के लिए ईस्टर एग फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। जो मुझे बताना था वो ये था कि एक जर्नी की अंत एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। इस नजरिए के साथ पढ़ो, साइंस बड़ी मजेदार है। एंटायर फिजिक्स के अंदर हम लोग इसी प्रूफ का इस्तेमाल करने वाले हैं, हम हर चीज को साबित करने वाले हैं। तो अपने आप को राइट वे में मेंटली गाइड कर सकते हो आप इस इजी चैप्टर के जरिए। ये चैप्टर जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, और आगे चल के ये चैप्टर मुश्किल सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इन चीजों को यूज करने लगते हैं, ऐसे ऐसे सिंबल्स का यूज करने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इनकी राइटअप समझ नहीं आती है। बट डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस राइटअप्स, ये सिर्फ आपको आपका वक्त बचाने के लिए शॉर्टकट्स में हम लोग इन सिंबल्स का यूज करने लगते हैं। बट अगर आप चीजों को स्टडी करोगे तो आपको अपने आप इन चीजों की आदत लग जाती है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेट्स तो आप हर जगह बनाने वाले हो, तो उसको उसी नजरिए के साथ देखो। और ये प्रूफ वाली जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, इसी नजरिए के साथ आप अपने हर चैप्टर को पढ़ने वाले हो। आपके जीवन में ये वाला वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा योगदान देगा, आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करेगा, और आपको किस वे में अप्रोच लेना है ताकि आप सेल्फ लर्नर, सेल्फ डिपेंडेंट बन सको, वो चीज इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये वाला लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड हो, ताकि हर इंडियन स्टूडेंट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, एक भेड़ चाल को फॉलो ना करे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर से आपको बहुत मदद मिली हो और आपको कुछ चीजें जानने को मिली हो, जिससे कि आप कभी निराश ना हो। प्रूफ के जरिए या तो आप कोई चीज हासिल करोगे या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोनों ही केस में आपका फायदा है। इस आशा के साथ अब आप लोग आगे बढ़ोगे और कभी भी निराश नहीं होगे, सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लर्नर बनते रहोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।